प्यारे छात्र, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। जो कुछ भी अध्ययन सामग्री दी जाती है उसको पढ़ते हुइएगा। और सरकार का भी ऐसा निर्देश है कि बाहर ना निकलना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्यों नहीं अपनी गहराई को देखें, अपने आप को देखें और अपने अध्ययन के क्रम को और विस्तृत और गहरा क्यों नहीं बनाएं। तो इसी श्रृंखला में जैसा कि हम लोग ऑनलाइन वीडियो जो पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग सिविक्स का लेसन 3 जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स यानी सरकार के अंग। पहली क्लास में भी पढ़े हुइएगा आप लोग। जो सरकार का गठन जो 3 ऑर्गन से बना है। सरकार का गठन 3 ऑर्गन से बना है हुआ है। पहला है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, सरकार का निर्माण होता है। अभी हम लोग लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है हमारे देश का जो है यूनियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है ना। पार्लियामेंट में आपको प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं। इन तीनों को मिला करके पार्लियामेंट का गठन होता है। ठीक है। पार्लियामेंट में 2 चैम्बर है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं या काउंसिल ऑफ पीपल्स कहते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो इस तरह से ये पार्लियामेंट हुआ। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। बाइकैमरल एंड यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव्स। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, बाइकैमरल में होता है 2 सदनीय और यूनिकैमरल में होता है 1 सदनीय। क्योंकि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है, 2 चैम्बर है, 2 हाउस है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसीलिए हमारे देश का जो पार्लियामेंट है कैसा है, बाइकैमरल है ना। और जहाँ पे एक ही सदन होगा, जैसे कुछ राज्य में आपको विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो वहाँ बाइकैमरल हो गया। और जहाँ पे एक ही केवल विधानसभा ही होगा वहाँ पे यूनिकैमरल होगा। जैसे बिहार हमारा बाइकैमरल चैम्बर है बिहार में। और जैसे आप बगल में झारखंड देखिए, वहाँ पे एक ही सदन है, विधानसभा ही केवल है, यानी एमएलए ही केवल है, वहाँ एमएलसी नहीं होते, तो वहाँ पे यूनिकैमरल हो गया। तो ये राज्य को निर्भर करता है कि वो अपने सदन को माने 1 सदनीय बनाए या 2 सदनीय बनाए। लेकिन हमारे पार्लियामेंट जो है बाइकैमरल है, 2 सदनीय है। कंपोजिशन। पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन है, संरचना है, इसमें 552 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते हैं। ऐसा संविधान प्रावधान किया गया है। हालांकि जनसंख्या बढ़ी है तो सरकार का ऐसा प्रावधान है जो बड़ा सा हॉल बनाया जाए, बड़ा सा संसद भवन बनाया जाए, जहां पर अधिक मेंबरों की संख्या हो सकती है। और फिर से बाद में जाकर जब कभी फिर से पुनः संगठन होगा, फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो फिर इसकी संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अभी 552 से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा मेंबर का जो स्ट्रेंथ है वो है आपको 545 है। कितना है? 545 है। उसमें से 543 मेंबर जो है डिफरेंट स्टेट से, माने देश के विभिन्न भागों को कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। वहां से जनता जो है अपने अपने मेंबर को चुन के भेजते हैं जब चुनाव होता है तब। और 2 मेंबर जो है 543 का चुनाव होता है और 2 मेंबर जो है उनका जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेशन करते हैं। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि हमारे संसद में एंग्लो इंडियन के मूल के लोगों की संख्या नहीं है, तो उस कंडीशन में 2 एंग्लो इंडियन व्यक्ति को चुनते हैं। तो इस तरह से 545 आपको लोकसभा में होते हैं। जबकि राज्यसभा में कंपोजिशन जो है ना 250 से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन जब बाद में लोकसभा की बढ़ेगा तो राज्यसभा की बढ़ेगा। तो अभी जो है हमारे देश में वर्तमान में 245 मेंबर राज्यसभा का है। इस 245 में से आपको 12 व्यक्ति का जो है अलग अलग फील्ड के होते हैं। जैसे कोई कलाकार होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई समाज सेवी होंगे, कोई पत्रकार होंगे। तो उन सबको नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और रेस्ट जो बचा आपको 238 जो बचा, इनका चुनाव होता है। इनका चुनाव डायरेक्टली जो है जनता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि डिफरेंट स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, माने एमएलए एमएलसी है, वह जो उनको अपने अपने राज्य से चुन करके भेजते हैं। यानी लोकसभा का डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए फंक्शंस।
इलेक्शन। देखिए, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, इनकी चुनाव भारत की जनता, जैसे मान लीजिए एक दरभंगा लोकसभा क्षेत्र हो गया, एक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र हो गया, एक हमारे बगल झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र हो गया। तो हमारे मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र है, फिर दरभंगा में 1 लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे करके देश को कई सारे लोकसभा क्षेत्र में, यानी 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। और जब चुनाव होता है तो ये पूरे 543 जगह पे चुनाव होते हैं। कैंडिडेट्स वहाँ पे चुनाव में खड़ा होते हैं और वहाँ पे चुन करके जीत करके संसद में आते हैं। आगे की प्रक्रिया फिर होती है। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसको जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, यानी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पे उसको चुना जाता है। भारत की जनता अपने अपने क्षेत्र से चुनकर उसको भेजते हैं। जबकि राज्यसभा के मेंबर का जो है चुनाव जो है उस राज्य के जो एमएलए एमएलसी होते हैं वो अपने राज्य से चुन करके भेजते हैं, है ना। राज्यसभा के मेंबर के कोई जनता नहीं चुनते, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चुनते हैं। ठीक है। अब आगे दिया है क्वालिफिकेशन में दोनों सेम ही है, केवल एज का डिफरेंसेज है। जैसे लोकसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी तो अधिक से अधिक जितना हो सके, लेकिन 25 वर्ष मिनिमम इसका एज रखा गया है। जबकि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना, और अधिक जितना हो सके। तो इतने उम्र बल के व्यक्ति उसमें बन सकते हैं। इसमें जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दोनों में सेम है। फिर वो व्यक्ति मानसिक रूप से अनसाउंड नहीं हो, है ना, इंसॉल्वेंट, यानी कोई उस पर ऐसा बुरे काम का आरोप ना हो, है ना। तो ये सब उसकी क्वालिफिकेशन है। और भी क्वालिफिकेशन हो सकता है। जो पार्लियामेंट समय समय पर जो रूल एंड रेगुलेशन जो पास करते हैं एक लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर के बनने के लिए, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन लागू होते हैं। फिर आगे है आपको टेन्योर एंड टर्म्स। टेन्योर, लोकसभा का जो टेन्योर होता है 5 इयर्स होता है, 5 वर्ष में एक बार जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 5 वर्ष के बाद स्वतः वो उसका डिजोल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा, फिर से चुनाव होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब लोकसभा के मेंबर सरकार से खुश नहीं होते हैं, नाराज होते हैं, तो उस कंडीशन में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला करके, यानी अविश्वास के प्रस्ताव ला करके उसी पद से हटा भी सकते हैं, बेदखल भी कर सकते हैं, यानी सरकार को भंग भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ टर्म दिया है, राज्यसभा का जो टर्म होता है वह माने उसका 6 वर्ष का होता है, वो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है, स्थायी हाउस होता है ना। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें एक खासियत क्या है, तो इसका जो है 1/3 मेंबर्स प्रत्येक 2 साल पर रिटायर करता है और उतने ही मेंबर आपको नए मेंबर के रूप में आते हैं। जैसे मान लीजिए 2020 है, अभी मान लीजिए कि पार्लियामेंट का जो राज्यसभा है उस राज्यसभा में 150 व्यक्ति मेंबर है, 150 का स्ट्रेंथ है, मान लेते हैं सर, और उसमें से 50 व्यक्ति जो है 2020 में रिटायर कर जाएंगे, तो 50 व्यक्ति का चुनाव होगा। फिर 2 वर्ष के बाद 2022 में जो है फिर 50 व्यक्ति रिटायर करेंगे, फिर उसका चुनाव होगा। फिर अगले उसके बाद 2024 में जाकर के 50 व्यक्ति का चुनाव होगा। तो ऐसे क्रम बना है, सिस्टम बना है। और एक मेंबर का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है ना। जब एक व्यक्ति चुने जाते हैं उस मेंबर ग्रुप में तो वो 6 वर्ष के लिए रहते हैं। लोकसभा के 5 वर्ष ही रहते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए वो 6 वर्ष तक के लिए बनते हैं। ठीक है। अब आगे दिया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। लोकसभा का जब गठन होता है, जब इसका हाउस चलता है, तो लोकसभा में जितने भी 545 मेंबर हैं उन्हीं में से एक ऐसे व्यक्ति को जो ज्यादा उम्रदराज हो, जो ज्यादा अनुभवी हो, जिनकी सब बात माने, उनको जो है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, उसी को स्पीकर कहते हैं। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का जो पद होता है बहुत माने गरिमामय होता है, प्रतिष्ठापूर्ण होता है। उनकी बात को सभी लोग सुनते हैं और लोकसभा के स्पीकर जो है सबों को बोलने का, सबों को सवाल पूछने का अनुमति देते हैं, है ना, अधिकार देते हैं। तो उनका पद बहुत सम्माननीय होता है। जब कभी कोई बिल पे प्रस्ताव आता है तो जब दोनों मामला में टाई हो जाता है, दोनों माने पक्ष और विपक्ष दोनों में जिस समान मत गिरता है, तो उस कंडीशन में लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो जब भी अपना जिस तरह देंगे निर्णय, उधर के पक्ष का विजय होता है ना। तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वह प्रायः देखते हैं जो क्या हमारे देश की जनता के लिए हितकारी है, क्या लाभ में, उस ढंग से वो करते हैं। तो उनका दायित्व जो है बहुत बड़ा होता है। बुक में बहुत सारे इसके वर्क्स के बारे में बताया गया है। फिर मान लीजिए कभी कभी स्पीकर नहीं रहते होंगे,
कहीं छुट्टी पे या किसी काम में कहीं दौरा पे होंगे, तो उस कंडीशन में डिप्टी स्पीकर होता है, उसी में से एक दूसरे व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर के रूप में यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। और उसके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं, कार्य के सुचारू ढंग से संचालन करते हैं। उसके बाद है चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन। राज्यसभा जो होते हैं उसमें जो राज्यसभा के जो अध्यक्षता करेंगे वह भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। माने राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उसको एक्स ऑफिस को कहा जाता है। चूंकि भारत के जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा का पदेन चेयरमैन होंगे, इसीलिए उसको एक्स ऑफिस को कहा जाता है ना, पदेन सभापति कहा जाता है। ठीक है, वही संचालन करते हैं। और डिप्टी चेयरमैन, जब कहीं मान लीजिए कि चेयरमैन एब्सेंट रहेंगे, कहीं किसी दौरा पर गए रहेंगे, किसी काम में अन्य काम में इन्वॉल्व होंगे, तो उस कंडीशन में जितने भी जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उसी में से एक व्यक्ति को चुन लिया जाता है जो उनकी अनुपस्थिति में वो संचालन कर सके। तो इस तरह से लोकसभा का होता है, ठीक है, और राज्यसभा का भी संचालन होता है। अब देखिए आगे, देखिए लोकसभा इज सुपीरियर। देखिए प्यारे छात्र, जैसा कि आप जानते हैं जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनका चुनाव भारत की जनता के द्वारा होता है। देश के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जनता उनको चुन करके भेजे रहते हैं। लोकसभा के मेंबर को जनता के बीच में जाना पड़ता है, जनता के सुख दुख को देखना पड़ता है, जनता की क्या अपेक्षा है, क्या आकांक्षा, उनको सुनना पड़ता है, फिर जनता उनको चुनते के भेजते हैं। जबकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको जनता के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस कंडीशन में लोकसभा जो है आपको ज़्यादा माने कुछ महत्वपूर्ण मामलों में ज़्यादा ऑथराइज होते हैं। हालांकि दोनों को समान माना गया है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो है लोकसभा ज़्यादा ही आपको माने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल मीन्स होता है धन बिल, धन विधेयक। मनी बिल मीन्स होता है, मनी बिल मीन्स होता है धन विधेयक, है ना। वह मामला जो राज्य के इनकम से या एक्सपेंडिचर से यानी राज्य के खर्च से या फिर राज्य के आय से जुड़ा हो उसे ही मनी बिल कहा जाता है। तो मनी बिल को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में जब लाया जाएगा, लोकसभा में पास हो जाएगा तो उसको फिर राज्यसभा भेजेगा, और राज्यसभा का ये दायित्व है कि बिफोर 14 डेज इसको लौटाना पड़ेगा, उसमें बिना कुछ चेंज किए हुए। एक प्रक्रिया होता है, यदि 14 दिन के भीतर में नहीं लौटाते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये बिल पास हो गया, और उसको फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, उनकी सहमति के लिए भेज दी जाती है। ठीक है, और ऑर्डिनरी बिल मीन्स होता है आपको एक बात और है मनी बिल में, मनी बिल जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसको राज्यसभा में ला लेंगे और वहां से पहले पास कर लेंगे, ये पहले लोकसभा में आता है, वहीं से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। उसके बाद है ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण बिल। साधारण बिल यानी यहाँ पे ये हो गया कोई भी मामला जैसे आपको शिक्षा से जुड़ा होगा, स्वास्थ्य से जुड़ा होगा, बिजली से, रेल से, ये सब साधारण बिल में आता है। इस बिल को जो है किसी भी सदन में ला सकते हैं, या तो लोकसभा में ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में ला सकते हैं। लोकसभा में यदि लाएंगे तो फिर उसके बाद राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में लाएंगे तो फिर राज्यसभा के बाद लोकसभा में पास कराना पड़ेगा, और जब वहाँ दोनों जगह पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उनको सुधार कर देंगे, और फिर उसको माने एक्ट के रूप में माने जब सुधार की आवश्यकता होगा तो उसको भेजेंगे, माने सदन में के पास, पार्लियामेंट के पास फिर भेजेंगे, और नहीं उसको लगेगा नहीं ठीक है तो वो अपना साइन कर देंगे, और इस तरह से द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट का कानून बन जाएगा या लॉ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान देना है, कोई विधेयक जो माने कोई जो बिल होता है, जब कोई मंत्री सदन में लाते हैं, किसी भी सदन में कोई मंत्री लाते हैं तो उसको ऑफिशियल बिल कहते हैं, है ना, ऑफिशियल बिल कहते हैं। जबकि जब कोई मेंबर्स राज्यसभा या लोकसभा का कोई जो मेंबर्स कोई कानून का जो बिल लाते हैं तो उसको कहते हैं नॉन ऑफिशियल बिल कहते हैं। ठीक है, इस बात है। अब आगे देखिए पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट्स। पार्लियामेंट्स का क्या फंक्शन है, क्या पावर्स है, प्राय दोनों को समान ही है, और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि अधिकांश मामलों में लोकसभा का जो है ज्यादा पावर है। ठीक है, तो पहला पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, तो वह चूंकि आप जानते हैं जो